जनता तो परेशान है यह, पर एम्प्लॉय भी क्यों आज ये विरोध पे उतरे हैं। विधेयक पार्लियामेंट के अंदर लाया जा रहा है, ना तो ये कर्मचारी हित में है, ना पेंशनर के हित में है, ना ही जनता के हित में है। जो आरडीजी के लिए भी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, तो आपको लगता है आपका ये आंदोलन ये केंद्र सरकार के कानों पे जुड़ेंगे कि इस पर, या प्रदेश सरकार के हाथ में भी कुछ है। हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में हम जनता को फ्री की बिजली जो आज दी जा रही है वो नहीं दे पाएंगे। हिमाचल प्रदेश को ऊर्जा का भंडार माना जाता है, लेकिन यहाँ जितने भी हाइड्रो प्रोजेक्ट है उनमें बड़े प्लेयर जो हैं वो प्राइवेट घराने हैं। तो क्या कारण है कि सबसे ज्यादा उत्पादन क्षमता होने के बावजूद हमारा बिजली बोर्ड जो है वो इतने घाटे में, आपको क्या लगता है? बिजली बोर्ड के अंदर ज़्यादातर सब्सिडीज चलती है, फ्री चलता है, ऐसा भी चलता है। इसका भी ये कारण है 3% मुनाफा कमाने की इजाज़त नहीं दी है। कभी भी प्रॉफिट लेने का अधिकार किसी भी सरकार ने आज तक बिजली बोर्ड को नहीं दिया, मतलब कि प्राइवेट के हाथ में है कि उसने सिलेक्ट करना है कि कौन सा प्रॉफिटेबल एरिया है, वहीं पे मुझे काम करना है। कि जो ये एक्ट है ये ब्लाइंडली बनाया गया है। पहली बार हो रहा है कि गाय ये पालेंगे, चारा भी यही देंगे और अल्टीमेटली दूध भी आप ही पहुंचाएंगे, लेकिन मुनाफा जो है वो प्राइवेट कमाएगा। ना करेंगे तो आपके सामने आज आरडीसी ग्रांट बंद है, कल कुछ और बंद हो जाएगा। स्मार्ट मीटर का बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है यहाँ की, आप लोगों ने भी खुल करके जो मीटर वाली पॉलिसी है ये उपभोक्ता और बोर्ड के हित में है। जो डाटा सेंटर बनाए गए उन डाटा सेंटर को बनाया बिजली बोर्ड ने, और वहां पे जो बंदे बिठाए गए वो कंपनी के बिठाए गए। फील्ड स्टाफ के दम पर ही बिजली हमारे घरों में पहुंची है, तो फील्ड स्टाफ का क्या स्टेटस है इस समय प्रदेश में? आपके दौर में 45,000 वो स्वर्णिम काल था बिजली बोर्ड का, और उस वक्त बिजली बोर्ड जो है वो हिमाचल सरकार को लोन दिया करता था। आपने देखा होगा कि हर आए दिन एक्सीडेंट होते हैं लाइनों पर। आशापुरी का एक मंदिर है, बिल्कुल बिल्कुल, आज भी वहाँ कोई प्राइवेट बस नहीं जाती है, ये क्योंकि वो प्रॉफिटेबल एरिया नहीं है। ठीक इसी तरह जब लोग ये आएंगे प्राइवेट प्लेयर, तो ये पिक एंड चूज करके ले लेंगे। जो HRTC वाले हालात हो जाएंगे आप लोगों के भी। क्या ये जो है धन्ना सेठ तय करेगा कि उपभोक्ता के घर मीटर कौन सा लगेगा? कहीं ना कहीं सरकार को भी इनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रदेश हित की बात है। हम लोग उस चोटियों तक बल्लभ जलाए जहाँ तक पक्षी नहीं पहुँचते हैं। इन पहाड़ियों पर बल्लभ जलाने के लिए कोई अवानी अडानी क्यों नहीं आए? आके उस पहाड़ी पे भी आज हिमाचल में बल्लभ नजर आता है, रात को बाहर का आने वाला आदमी हैरान हो जाता है। ओपीएस मिली है आपको भी? नहीं, अभी नहीं। हाँ, देखिए प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा दावा है कि नमस्कार, आपका स्वागत है ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर में। मैं हूँ पंकज पंडित। आप जिस तरह जानते हैं कि बिजली है ये सबको करंट देती है। पूरे प्रदेश में स्मार्ट मीटर का मुद्दा जो है वो जहां उपभोक्ताओं को करंट दे रहा है, वही केंद्र सरकार की नई जो संशोधन की पॉलिसी आ रही है उसके खिलाफ बिजली बोर्ड के जो कर्मचारी हैं वो भी काफ़ी अरसे से सड़कों पे उतरे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। यानी झटका एक तरफ नहीं, झटका दूसरी तरफ भी, यानी ना केवल उपभोक्ता बल्कि कर्मचारी भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की नीतियों से खफा नजर आ रहे हैं। आज हम धर्मशाला में हैं। धर्मशाला में बिजली बोर्ड के कर्मचारी सड़कों पे उतरे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जानते हैं कि आखिर बिजली इनको किस तरह से झटका दे रही है। सबसे पहले जी आप सबका स्वागत है ब्लैक एंड व्हाइट में। तो करमंदाई क्या माहौल है? जनता तो परेशान है यह, पर एम्प्लॉय भी क्यों आज ये विरोध पे उतरे हैं? मैं नीतीश भारद्वाज, स्टेट प्रेसिडेंट HPSCB एम्प्लॉयज़ यूनियन। आज केंद्र सरकार द्वारा जो है बिजली संशोधन विधेयक 2025 पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जा रहा है, जिसके लिए आज देश का 27 लाख कर्मचारी जो है वो सड़कों पे है और अपने एक सांकेतिक धरने के माध्यम से सरकार को अवगत करवा रहा है कि ये जो विधेयक पार्लियामेंट के अंदर लाया जा रहा है, ना तो ये कर्मचारी हित में है, ना पेंशनर के हित में है, ना ही जनता के हित में है। इसलिए जो आज देश का जो बिजली कर्मचारी है वो सड़कों पे उतरा है। और ये जो विधेयक ला रहा है, अगर किसी के हित में नहीं है तो हित में किसके है? जो केंद्र सरकार ला, ये जो हित में है ये निजी घराने के जो कॉर्पोरेट हैं उनके हित में है, क्योंकि इस एक्ट में प्रावधान दिया गया है कि कोई भी मल्टी लाइसेंसी जो है वो आ सकता है और कहीं भी अपनी बिजली बेच सकता है। तो मैं इसके साथ साथ ये कहना चाहता हूँ हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में कि अगर यहाँ पे मल्टी लाइसेंसी आता है तो वो हमारे देहाती या हमारे ट्राइबल एरिया को नहीं देखेगा, वो देखेगा कि रेवेन्यू कहाँ से कलेक्ट
कलेक्ट होता है। तो आज जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है, जो 64% लगभग रेवेन्यू जो है हमारा इंडस्ट्री के एरिया से आता है, जहाँ से उस इंडस्ट्री के एरिया से आता है। और जो मल्टी लाइसेंसी है, जो प्राइवेट प्लेयर हैं, जो इनका प्रावधान किया गया है कि कहीं भी बिजली बेच सकते हैं, तो मेरा मानना ये है कि वो हमारे देहाती एरिया को ना दे करके जो है वो प्राइवेट वहाँ जाएंगे जहाँ से उनको रेवेन्यू की बोरियां भरी जाएंगी। मैं आपकी बात ठीक कह रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश की परिस्थितियाँ बिल्कुल भिन्न है, भौगोलिक स्थितियाँ अलग हैं। तो वर्तमान में लगभग पूरे देश में बिजली का जो है प्राइवेटाइजेशन हो रही है। इसमें मुझे लगता है केरल और हिमाचल दो ही जगह बची हैं। तो ये जो हिमाचल एक छोटा सा राज्य है जो आरडीजी के लिए भी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, तो आपको लगता है आपका ये आंदोलन ये केंद्र सरकार के कानों पे जूरेंगे कि इस पर, या प्रदेश सरकार के हाथ में भी कुछ है इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि जो केंद्र सरकार द्वारा आरडीजी बंद की गई है, हम इसके हित में है कि आरडीजी जो है हिमाचल प्रदेश सरकार को मिलनी चाहिए, क्योंकि उससे ही विकास के कार्य होते हैं, उसी से ही सब्सिडीज दी जाती हैं। और बाकी जो डेवलपमेंट के कार्य हैं वो आरडीजी जो ग्रांट केंद्र सरकार के द्वारा हिमाचल या राज्यों को दी जाती है, हम उसके पक्ष में है कि वो ग्रांट जो है रोकी गई है वो दे देनी चाहिए। आपको नहीं लगता केंद्र के पास सबसे बड़ी पावर पैसे की है? जैसे हम प्राइवेट मीटर को देखते हैं, जो 4000 करोड़ रुपया जो सुधारीकरण के लिए आया है, वो एक दबाव होता है। तो पूरा का पूरा प्रेशर टैक्टिक्स के आगे आपका आंदोलन कहाँ तक आपको लगता है मजबूती दे पाएगा? और सबसे बड़ी बात है कि जो निजीकरण की लड़ाई है, इसमें आप लोग अपनी आवाज़ किस तरह आगे पहुँचाएंगे? मैं आपको कहना चाहता हूं कि 2003 के अंदर भी केंद्र सरकार द्वारा जो है बिजली बोर्डों को तोड़ा गया था, परंतु हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को जो है उस टाइम भी तोड़ने नहीं दिया था। कर्मचारियों का आंदोलन था, कर्मचारियों ने अपने बिजली बोर्ड को आज तक बचा के रखा है। 2010 के अंदर जो है त्रिपक्षीय समझौता हुआ था कि जो उसमें जो है जनरेशन, हमारा ट्रांसमिशन और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन इकट्ठे काम करेंगे। और आज 2026 चल पड़ा है, हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड को जो है नहीं तोड़ा गया, परंतु 2003 के अंदर बहुत से बिजली बोर्डों को जो था वो निजीकरण भी किया गया था, निगमीकरण भी किया गया था। और उस समय केंद्र सरकार ने इसलिए तोड़ा था क्योंकि उस समय जो था 26,000 करोड़ रुपए का घाटा बिजली बोर्डों के ऊपर था, और उन्होंने कहा कि निजी घराने के लोग आएंगे तो इसको फायदे में लाएंगे। परंतु मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, और सरकार, केंद्र सरकार स्वयं इस बात को मान रही है कि आज जो घाटा है वो 6.9 लाख करोड़ रुपया पहुंच गया है। तो हम इसी विरोध में हैं कि जब 2003 में आपने बिजली बोर्डों को तोड़ा था, तो आज फिर बोर्ड इतने लाख करोड़ रुपए के घाटे में चला गया, तो आज फिर आप इनको निजी घरानों में देंगे तो क्या परिस्थिति रहेगी? और हिमाचल की परिप्रेक्ष्य में हम जनता को फ्री की बिजली जो आज दी जा रही है वो नहीं दे पाएंगे, लोगों को सस्ती बिजली नहीं दे पाएंगे, किसानों को सस्ती बिजली नहीं दे पाएंगे, और जो कर्मचारियों के जो बेनिफिट होते हैं, पेंशनरों के बेनिफिट होते हैं, वो नहीं दे पाएंगे। और ये एग्जाम्पल हमारे पास है, आज हमारे पास 100% रेवेन्यू आ रहा है, तो हम 2.5 साल तक अपने पेंशनरों को उनके बेनिफिट नहीं दे पाए हैं, लीव इनकैशमेंट नहीं दे पाए, ग्रेजुएटी नहीं दे पाए हैं, और कर्मचारियों को जो है उनके टीए बिल हैं, ओवर टाइम है, दूसरे तीसरे एरियर्स फंसे हुए हैं, वो नहीं दे पाए हैं। और अगर ये विधेयक पास हो जाता है, निजी घराने के लोग इसमें आ जाते हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि हम जनता को भी सस्ती बिजली दे पाएंगे। निजी घरानों का अनुभव तो मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश पहले देख चुका है। हिमाचल प्रदेश को ऊर्जा का भंडार माना जाता है, लेकिन यहाँ जितने भी हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं उनमें बड़े प्लेयर जो हैं वो प्राइवेट घराने हैं। तो क्या कारण है कि सबसे ज़्यादा उत्पादन क्षमता होने के बावजूद हमारा बिजली बोर्ड जो है वो इतने घाटे में? आपको क्या लगता है? ये जो बिजली बोर्ड हमारा जो घाटे में है, और सबसे ज़्यादा उत्पादन की क्षमता हिमाचल की है, और प्राइवेट घराने जितने हैं उनका अनुभव पहले भी हमारा अच्छा नहीं है, तो क्या कारण है बिजली बोर्ड घाटे में है, सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन क्षमता हिमाचल में है? उसके बाद सबसे पहले मैं आपके ब्लैक एंड वाइट ब्रॉडकास्ट टीवी चैनल का धन्यवाद करता हूं, और हमारा जो आज ये प्रदर्शन हो रहा है इसमें आने पे आपका स्वागत करता हूं। जो आप जानना चाह रहे हैं कि बिजली बोर्ड के अंदर घाटे की बात कर रहे हैं, तो हम आपके ध्यान में लाना चाहेंगे कि बिजली बोर्ड का जो अपना जनरेशन है वो 12 से 15% है। बाकी जो बिजली बोर्ड है वो गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी से बिजली खरीद करके अपने उपभोक्ताओं को बिजली देता है, और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं वो नो लॉस नो प्रॉफिट के ऊपर काम करते हैं, और बहुत ज़्यादा से खर्चे होते हैं जो मीट बिद नहीं हो पाते, जो हर इसका कारण होता है। और बिजली बोर्ड के अंदर ज़्यादातर सब्सिडीज चलती है, फ्री चलता है, ऐसा भी चलता है, इस का भी ये कारण है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 जिसके तहत पूरे देश के बिजली बोर्डों का गठन किया गया था,
और विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 के चलते ही पूरे देश के अंदर बिजली बोर्डों का गठन किया, 60% विद्युतीकरण किया गया है। और सन 1986 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 में यह प्रावधान किया गया कि जो बिजली बोर्ड देश के हैं उनको कम से कम 3% का मुनाफा अर्जित करने का परमिशन दे दिया जाए। लेकिन इतिहास और रिकॉर्ड इस बात का साक्षी है कि किसी भी राज्य सरकार ने किसी भी बिजली बोर्ड को आज तक 3% मुनाफा कमाने की इजाज़त नहीं दी है। कभी भी प्रॉफिट लेने का अधिकार किसी भी सरकार ने आज तक बिजली बोर्ड को नहीं दिया है। नहीं दिया है। नो लॉस नो प्रॉफिट के ऊपर बिजली बोर्ड चलते रहे हैं। और आज हम आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि जब बिजली बोर्ड आज 2003 का आकलन करें, जब 26,000 के घाटे में पूरे देश के बोर्ड थे, सुधारों के नाम पे जो देश के अंदर निगमीकरण निजीकरण हुआ, 22 साल के अंतराल में घाटा 6.9 लाख करोड़ तक चला गया। तो ये कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट तो है, गवर्नमेंट लेवल पे हो, मैनेजमेंट लेवल पे हो। लेकिन आज जो मॉडर्नाइजेशन के नाम पर और एफिशिएंसी को बढ़ाने के नाम पर बिजली संशोधन विधेयक 2025 लाया जा रहा है, वो हम ये कह रहे हैं कि जो वो विधेयक है उसके जो प्रोविजंस हैं उसमें प्राइवेट प्लेयर्स के लिए कंज्यूमर चूज करने का ऑप्शन है। अच्छा, उसके हाथ मतलब कि ऐसा नहीं है सबको बिजली देनी है, मतलब कि प्राइवेट के हाथ में है कि उसने सिलेक्ट करना है कि कौन सा प्रॉफिटेबल एरिया है, वहीं पे मुझे काम करना है, उसको चूज करने का अधिकार है। दूसरी तरफ अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ये प्रावधान है कि जो गवर्नमेंट कंपनी है जस्ट लाइक एचपीसीबी लिमिटेड, ये गाँव के अंदर, देहात के अंदर, ट्राइबल के अंदर डोमेस्टिक कंज्यूमर को बिजली देने का जिम्मेवारी इस कंपनी का है। और इससे साफ जाहिर है जब डोमेस्टिक कंज्यूमर को गांव के अंदर, देहात के अंदर, ट्राइबल के अंदर गवर्नमेंट कंपनी बिजली देगा, प्राइवेट प्लेयर जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर जाएगा, बड़े व्यापारिक संस्थानों में जाएगा, बड़े कमर्शियल सेक्टर के अंदर जाएगा। और आज हम ये कह रहे हैं कि जो ये एक्ट है ये ब्लाइंडली बनाया गया है। इस एक्ट के अंदर साफ तौर पे ये मेंशन है कि जो सरकारी कंपनी एचपीसीबी लिमिटेड है वो अपने ग्रिड सब स्टेशन से लेकर के ऐसे 33 केवी सब स्टेशन से लेकर के कंज्यूमर के घर के आखिरी पोल तक बिजली पहुंचा करके प्राइवेट कारपोरेट को देगा, वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर लाइन टूट जाता है, जल जाता है, ट्रांसफार्मर जल जाता है, कोई बड़ा नुकसान हो जाता है, उसका रिस्टोर करना भी सरकारी कंपनी का काम। अच्छा, ये पहली बार हो रहा है कि गाय ये पालेंगे, चारा भी यही देंगे और अल्टीमेटली दूध भी आप ही पहुंचाएंगे, लेकिन मुनाफा जो है वो प्राइवेट कमाएगा। यानी मेंटेनेंस आपके जिम्मे में है, सारी अपग्रेडशिप भी आपके जिम्मे में, और गांव को बिजली देना भी, और जहाँ प्रॉफिट होगा। तो आपको क्या लगता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार का इस बारे में क्या रुख है? आपकी सरकार से भी बात हुई होगी, केंद्र का तो ये देखो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट 2025 केंद्र सरकार लेकर के आई है, और राज्यों के ऊपर तो पहले ही सेंटर का प्रेशर होता है कि सेंटर की स्कीम्स को लागू किया जाए। ना करेंगे तो आपके सामने आज आरडीसी ग्रांट बंद है, कल कुछ और बंद हो जाएगा। और अभी जो आपके प्रदेश के अंदर स्मार्ट मीटरिंग का ये असली बात है। स्मार्ट मीटर का बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है यहाँ की। आप लोगों ने भी खुल करके जो है स्मार्ट मीटर का कहीं ना कहीं बिजली बोर्ड के एम्प्लॉई, एक्स एम्प्लॉइयों ने भी कहा, तो बिजली बोर्ड के ये जो मीटर हैं स्मार्ट मीटर, इस पर केंद्र का तो दबाव है प्रदेश सरकार पर कि ये आपको 4,000 करोड़ रुपए दिया है और आपको हर जगह लगाने हैं। तो क्या फीडबैक है, आपको क्या लगता है जो मीटर वाली पॉलिसी है ये उपभोक्ता और बोर्ड के हित में है? इसमें हम साफ कहते हैं कि ये जो स्मार्ट मीटर है ना तो ये उपभोक्ता के हित में ना बोर्ड के हित में। हम कहना चाहते हैं कि अभी हाल में इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर से इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर बदले गए, और उसके बाद अब ये स्मार्ट मीटर, जो काम हमारा इलेक्ट्रो मीटर करता है वो ही इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर करता है, वो ही स्मार्ट मीटर कर रहा है। परंतु उसमें क्या है कि उसमें जो डाटा है वो डाटा जो है रियल टाइम डाटा जो है वो डाटा सेंटर बनाए गए हैं, और डाटा सेंटर के अंदर उसका डाटा जाएगा। परंतु बड़ी बात ये है इसके अंदर देखने की कि जो डाटा सेंटर बनाए गए, उन डाटा सेंटर को बनाया बिजली बोर्ड ने, और वहां पे जो बंदे बिठाए गए वो कंपनी के बिठाए गए। हम ये मानते हैं कि अगर स्मार्ट मीटर बिजली बोर्ड के हित में होता तो हमारे लोग वहां बैठते, हमारे लोग डाटा क्लियर करते। ये आपको लगता है कि पॉलिसी बन रही है कि पहले डाटा पूरा कलेक्ट होगा, वहां से एग्जैक्ट मैपिंग होगी
की कहाँ प्रॉफिटेबल है, कहाँ पे आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, और उस हिसाब से प्राइवेट प्लेयर खेलेगा प्रदेश में। देखो, इसमें सीधी सीधी बात है कि आज हमारे हिमाचल प्रदेश में 70% लोग लगभग ऐसे होंगे जिनको स्मार्टफोन नहीं चलाना आता होगा। तो जब उसमें ये कहा है कि जैसे ही आपकी बिजली कटेगी तो बिजली जोड़ने से पहले आपको 250 रुपया जमा करवाना पड़ेगा, फिर 30 मिनट बाद बिजली आएगी। तो हमारे इस क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्मार्टफोन नहीं चला पाते हैं। अगर किसी की बिजली अगर बंद हो गई तो एक तो प्रॉफिट उनको वो हो गया कि 250 कमाना शुरू कर देंगे। उसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर जो है, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर लगा है, वो दोनों एक सेम काम करते हैं, परंतु इसके लगाने से जितना हमारा आज बिलिंग में स्टाफ है, रोजगार वो बच्चे लगे हैं, आउटसोर्स पे बच्चे लगे हैं, वो उन बच्चों का रोजगार भी छीना जाएगा। तो ये ना तो हमारे, और इसके साथ साथ ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा कमर्शियल का स्टाफ है, जो डिपार्टमेंट है, वो भी सरप्लस पूल में चला जाएगा। जो आज रेवेन्यू देख रहा है तो वो तो सारा कंपनी देखेगी। ना तो ये मैं कहना चाहूँगा, ना तो कर्मचारी हित में है, ना ये उपभोक्ता के हित में है, ना हमारे पेंशनों के। तो कुल मिला के स्मार्ट मीटर को हम निजीकरण का फर्स्ट स्टेप बोल सकते हैं, क्योंकि डाटा तो प्राइवेट कंपनी मैनेज कर रही है। अब बात करते हैं आपके फील्ड स्टाफ की। सबसे बड़ा मुद्दा होता है फील्ड स्टाफ। तो फील्ड स्टाफ के दम पर ही बिजली हमारे घरों में पहुंचती है। तो फील्ड स्टाफ का क्या स्टेटस है इस समय प्रदेश में? कौन बोलेगा जी? मैं आर राणा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट विद्युत बोर्ड पेंशनर फॉर्म जी, जिला कांगड़ा। इस मामले में ये बताना चाहता हूँ कि जब कभी स्वर्णिम काल बिजली बोर्ड का हुआ करता था तो 45,000 के लगभग जो हैं वो कर्मचारी, अभियंता कर्मचारी सब हुआ करते थे। इस वक्त बमुश्किल जो है 12-13 हजार जो लोग हैं वो बचे हैं। 12-13 हजार है जी बचे हुए। बिल्कुल। एक आपके दौर में 45,000 वो स्वर्णिम काल था बिजली बोर्ड का। और उस वक्त बिजली बोर्ड जो है वो हिमाचल सरकार को लोन दिया करता था। ये देखिए 45,000 एम्प्लॉय लोन देते थे, आज 13,000 है। खर्चे कम कर दिए हैं और बिजली की खपत 10 गुना बढ़ गई है। और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिनकी आपने बात की फील्ड स्टाफ की, जो मेंटेनेंस करते हैं, रख रखाव करते हैं, लोगों के घरों तक बिजली पहुंचाते हैं, उनका बहुत बुरा हाल है। सबसे ज़्यादा कमी उस स्टाफ में आई है। यही कारण है पत्रकार बंधु, आपने देखा होगा कि हर आए दिन एक्सीडेंट होते हैं लाइनों पर, और एक्सीडेंट होने से जो लोग मर जाते हैं बेचारे या डिसेबल हो जाते हैं, उनको पूछने वाला आज कोई नहीं है। और ये जो प्राइवेटाइजेशन की बात आप कर रहे हैं, इन्होंने बताया आपको, इसमें सबसे बड़ी बात ये है, ये तो बात आप समझ गए कि ये पहला चरण है प्राइवेटाइजेशन का, स्मार्ट मीटर। दूसरी बात, स्मार्ट मीटर के प्रति भी विभागीय लोग जो कुछ हैं बढ़ चढ़ कर जो हैं वो अपने जो हैं ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और पब्लिक को बुला के बता रहे हैं कि बहुत अच्छा है। हम भी कहते हैं टेक्निकली मीटर बुरा नहीं है, टेक्निकली अच्छा है, पर जो वो कलेक्ट करेगा डाटा और जो डाटा जाएगा वो वही उनके लिए होगा जो आके पिक एंड चूज करके उस एरिया को लेकर अपने कब्जे में ले लेंगे। अभी आप देखेंगे, मैं आपको बड़ी दूर की नहीं नज़दीक की बात सुनाता हूँ। आपने सुना होगा आशापुरी का एक मंदिर है। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी वहाँ कोई प्राइवेट बस नहीं जाती है। हाँ सरकार, आज भी वहाँ कोई प्राइवेट बस नहीं जाती है, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल एरिया नहीं है। ठीक इसी तरह जब लोग ये आएंगे प्राइवेट प्लेयर, तो ये पिक एंड चूज करके ले लेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, वो एरियाज जहाँ कंज्यूमर बिजली कम खर्च करते हैं, वो रेवेन्यू कम कलेक्ट करने वाला एरिया बिजली बोर्ड के पास रह जाएगा। मतलब हमारे जो HRTC वाले हालात हो जाएंगे आप लोगों के भी, यानी इस गांव के रूट और दूसरे आप चलाओगे और प्रॉफिटेबल रूट सारे प्राइवेट के पास। सबसे बड़ी बात, जब वो ऐसा रह जाएगा तो सरकार बोलेगी कि बिजली बोर्ड घाटे में चल रहा है, क्योंकि प्रॉफिटेबल जो एरिया है वो तो दे दिया किसी और को। जब बिजली बोर्ड घाटे में चल रहा है तो बोलेंगे कि इसको अब 100% प्राइवेटाइज कर दो। ठीक है। दूसरा जो फील्ड स्टाफ की बात है, उसमें आउटसोर्स आदमी लिए जा रहे हैं। आउटसोर्स से आप क्या समझते हैं? आउटसोर्स मतलब जो सोर्स आपके पास नहीं है उस सोर्स को आप बाहर से लेंगे। बिल्कुल। आप भली भांति जानते हैं कि भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जिसमें ह्यूमन रिसोर्स सबसे बड़ा है। आपके पड़ोसी का बच्चा जो है उसको आउटसोर्स यहाँ बैठे हुए बिजली दफ्तर में जो लोग हैं वो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट का ऑर्डर है। तो आउटसोर्स कहाँ से हुआ? इंग्लैंड से थोड़ी आ रहा आउटसोर्स, वो तो आपके पास पड़ा है।
तो ये सब पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं जनाब, और ये सीधा सीधा प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है। तो दूसरी ये विरोध है बिजली बोर्ड का जो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है, निजीकरण के खिलाफ, क्योंकि केंद्र सरकार बिल ला चुकी है और निश्चित तौर पे बहुमत है, वो बिल पास भी होगा। आप लोगों की लड़ाई बड़ी है, लेकिन सबसे आखिर में मेरा एक सवाल, जी जी आप कुछ कहें। सवाल रुकता है। दूसरी बड़ी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये जो कहा जा रहा है ये तो आप समझ गए कि क्यों लगाया जा रहा है मीटर। दूसरी बड़ी बात ये है कि ये जो अमेंडमेंट आ रही है इसमें वो प्रावधान भी डाल दिया जाएगा, जबकि वर्तमान में 2003 में जो प्रावधान है वो आपके उपभोक्ता की मर्जी है। अंडर सेक्शन 47 सब क्लॉज 5 कि उसने वो मीटर लगवाना है या नहीं लगवाना है, जबरदस्ती नहीं लगवा सकते हैं। जब उसका काम, उसको बिजली जो है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर जो अभी बदले, जैसा बताया गया मैकेनिकल बदलकर इलेक्ट्रॉनिक्स लाए, उसमें भी खर्चा हुआ बोर्ड का, तो उसको बिजली मिल रही है उपभोक्ता को। क्या ये जो है धन्ना सेठ तय करेगा कि उपभोक्ता के घर मीटर कौन सा लगेगा? उसका जब गुजारा बिजली आ रही है, पूरा हो रहा है, तो उसको ये लिबर्टी है कि वो उसको अपने घर में रहने दे, या नया लगवाए ना लगवाए। दूसरा, क्या वो प्रीपेड को ऑप्ट करना चाहता है या पोस्ट पेड में रहना चाहता है, ये भी उस एक्ट का प्रावधान है। अब अमेंडमेंट जब आएगी चीज़ें बदलेंगी तो क्या होगा, मजबूरन लगवाना पड़ेगा। तो उससे जो चीज़ें हैं वो सबके अहित में जाएंगी, किसी के हित में। रही बात, आपने सरकार की बात एक कही थी कि आरडीजी बंद हो गया, ये बंद हो गया, तो क्या ये बिजली बोर्ड के कारण ही बंद हुआ? अगर आज भी केरला और हिमाचल में नहीं हो पाए हैं तो इससे पिछली सरकारें, एक पार्टी की सरकार नहीं रही 2003 के बाद, बारी बारी सभी सरकारें आती रही, उन्होंने इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ना दिया। सरकार से भी हमारा अनुरोध है कि हिमाचल की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए वो ये कहे केंद्र सरकार को कि यहाँ पर ये लागू होना संभव नहीं है, गरीब लोग हैं, उन पर ये बोझ, अतिरिक्त बोझ डालना जो है वो उचित नहीं है। ये बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं सरकार को भी इनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रदेश हित की बात है। कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन, आपने देखा होगा स्मार्ट मीटर के खिलाफ जनता खुलकर सड़कों पे आ रही है, और बिजली बोर्ड के कर्मचारी भी नए एक्ट के खिलाफ है। अब देखते हैं कि इस विरोध प्रदर्शन के बीच में कहां तक चीजें जाती है, और क्या वास्तव में इनका ये जो विरोध है ये रंग लाएगा, या एक बार फिर से जो है निजीकरण जो है वो बिजली बोर्ड तो धीरे धीरे निकलता जाएगा। सर, मैं पवन मोहल, राज्य उपाध्यक्ष विद्युत पेंशन फोरम। आज के इस जो हमारा आज धर्मशाला में, जिला कांगड़ा के धर्मशाला में आज हम बिजली संशोधन बिल 2025 का विरोध कर रहे हैं, इसके माध्यम से मैं प्रदेश सरकार और बोर्ड के प्रबंधक वर्ग के ध्यान में कुछ बातें लाना चाहूँगा। मैं बताना चाहूँगा आपके मीडिया के साथियों को, आपके ब्लैक एंड वाइट टीवी के माध्यम से, कि हमारे जो ठूंजा 60 साल कर्मचारी हमारा जो सेवाएं बिजली बोर्ड में देता था, और जो हमारे 24 के बाद के हमारे जो कर्मचारी रिटायर हुए हैं, बड़े दुख की बात है कि आज उन कर्मचारियों को ना लीव इनकैशमेंट दी गई है, ना ग्रेजुएटी दी गई है। आज उन कर्मचारियों को एक पैसा भी नहीं मिला। मैं कहना चाहूँगा आपको, जिन लोगों ने कम्यूट नहीं ली है उन लोगों को तो कोई पैसा ही नहीं दिएगा। आज 2 साल, तीसरा साल शुरू हो गया, और एक 16 से लेकर के मार्च 22 के दौरान के जो कर्मचारी हैं उनको संशोधित वेतनमानों की एक भी राशि नहीं दी गई है। हालांकि उसका कहीं हिसाब भी नहीं है, इनको मिलना भी है कि नहीं मिलना है। तो इस करके हम लोग कहना चाहेंगे, प्रदेश की सरकार से कहना चाहेंगे, बोर्ड के प्रबंधक वर्ग से कहना चाहेंगे कि हमारे जो रिटायरी बेनिफिट को जो स्नैच किया गया उसको तुरंत बहाल किया जाए, अन्यथा हम लोग जो हमारा ज्वाइंट फ्रंट है, हम लोग इसमें सड़कों पर उतरेंगे अपने फाइनेंशियली बेनिफिट लेने के लिए। बड़े दुख की बात है सर, आज हमारे लोगों ने, जिन लोगों ने जिंदगियां बिजली बोर्ड में लगाई हैं, किसी ने गाड़ियां लेनी थी, किसी ने लोन लिया, किसी ने घर बनाना था, किसी ने बच्चे की शादी करनी थी, मगर 3 साल का अरसा होने के बाद एक पैसा भी हमें नहीं दिया गया। हमारी गलती क्या है? हम लोगों ने उस चोटियों तक बल्ब जलाए, जहां तक पक्षी नहीं पहुंचते हैं, जहां चींटियां नहीं पहुंचती हैं, वहां पर हम लोगों ने कंधों पर बोझा ढोकर के, सर के ऊपर बोझा ढोकर के हमने हिमाचल के हर घर को रोशन किया। मगर जब पूरा ढांचा बन करके तैयार हो गया
आज केंद्र सरकार के साथ हिमाचल सरकार 2 कदम आगे चल करके इसको बेचने का पूरा षड्यंत्र रच रही है। वहीं स्मार्ट मीटरिंग किया हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। हिमाचल प्रदेश में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, सभी घरों में मीटरों के माध्यम से सप्लाई दी जाती है, मगर आज कौन सी मुसीबत आ गई। हम कहना चाहेंगे 1990 और 1980 के दशक में जब वहाँ जरूरत थी तो तब उस टाइम इस पहाड़ी क्षेत्र में इन पहाड़ियों पर बल्ब जलाने के लिए कोई अवानी अडानी क्यों नहीं आए। तब तो हम लोगों ने अपनी शहादतें दी है। बड़ा सवाल है ना केवल केंद्र बल्कि प्रदेश सरकार भी कहीं ना कहीं इसके लिए जवाबदेह है। और जब दौर था कि उस पहाड़ी पे भी आज हिमाचल में बल्ब नजर आता है, रात को बाहर का आने वाला आदमी हैरान हो जाता है कि वो क्या है। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं बिजली बोर्ड का इसमें योगदान है। आपका ये आंदोलन अगर ये पास हो जाता है तो आपका आंदोलन अब आगे कहाँ जाएगा? पुनिश जी, सबसे बड़ी बात है ये जो अभी आपको बात बताई गई, ये सारा प्रबंधन के कारण, मिसमैनेजमेंट के कारण हो रहा है। आज की तारीख में लगभग 1000+ करोड़ जो है वो आउटस्टैंडिंग रेवेन्यू रियलाइज करने के लिए फंसा पड़ा है, जिसमें लगभग 550 या 600 करोड़ तो गवर्नमेंट सेक्टर का ही है। जैसे आपके हॉस्पिटल हो गए, वाटर सप्लाई, आईपीएस सबसे बड़ा देनदार है। आप ये बताइए प्रधान जी कि आपका ये जो आंदोलन है इसकी अगली कड़ी क्या है? अब मान लीजिए आज बिल पास हो जाता है, उसके बाद अगली कड़ी क्या रहेगी? देखो, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के आह्वान पर जो है पूरे देश के अंदर हो रहा है। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है, जो हमारी दिल्ली में बैठी है, वो वहाँ पे बात करेगी। आज शाम को 5 बजे एमपीज के साथ उनकी वार्तालाप भी है कि इस विधेयक को पेश ना किया जाए। अगर उसके बाद नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर का कोई और कॉल आता है तो हिमाचल प्रदेश में अक्सर वो ही लागू किया जाएगा। एक ओपीएस का मुद्दा है, एचपी बोर्ड को ओपीएस मिली है आपको भी? नहीं, अभी नहीं। हाँ, देखिए प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा दावा है कि देश में पहली बार ओपीएस दी है, लेकिन मेरे सामने वो भी है। हर बार आपकी ओपीएस की मांग होती है, आपका जनरल हाउस होता है और हर बार कहा जाता है हम करेंगे। तो आपने ऐसा क्या बिगाड़ा है जो आपके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है और ओपीएस बिजली बोर्ड में लागू नहीं हुई है, जबकि पूरे प्रदेश में ये मॉडल है? देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि जब ओपीएस का आंदोलन लड़ा गया तो बिजली बोर्ड का कर्मचारी जो था उसमें फ्रंट लाइन में था, परंतु आज प्रदेश में सभी विभागों को जो है ओपीएस दे दी गई है, परंतु बिजली बोर्ड को अभी वंचित रखा गया है। हमने कई वार्ता के दौर जो है मुख्यमंत्री महोदय के साथ किए और उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है कि आपको जल्द ही ओपीएस दे दी जाएगी। अभी हमारी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, परंतु हमें लगता है कि आने वाले समय में हो सकता है कि मुख्यमंत्री महोदय ने जो आश्वासन दिए हैं उसमें जो है वो ओपीएस जरूर लागू करेंगे। तो ये था कुल मिलाकर के बिजली बोर्ड जो खुद ही अपने झटकों को सह रहा है और उससे परेशान है। उपभोक्ता से लेकर के विभाग तक हर जगह ही ब्लैकआउट नजर आ रहा है। तो जरूर इस पर अपनी राय रखिए। आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर। गोल्ड लेने से पहले बस ये 4 चीजें याद रखना। सिर्फ डिजाइन मत देखो, BIS हॉलमार्क चेक करो, HUID वेरीफाई करो। सिर्फ गोल्ड रेट मत पूछो, मेकिंग चार्जेस क्लियर समझो। आजकल सबसे कम बोलते हैं, पर ट्रस्टेड कौन है ये देखो। और फिर पूछो एक्सचेंज पॉलिसी। कल को अपग्रेड करना हो तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और सबसे जरूरी वैरायटी देखो, कलेक्शन देखो, लाइट वेट डिजाइन देखो। हर शोरूम हैवी सेट्स नहीं, लाइट वेट ऑप्शन भी देता है क्या? भूषण ज्वेलर्स में सब मिलता है। यहाँ हर कैलकुलेशन क्लियर मिलती है, लोएस्ट मेकिंग चार्जेस मिलते हैं, एक्सक्लूसिव वैरायटी मिलती है और स्पेशली क्यूरेटेड लाइट वेट कलेक्शंस मिलते हैं, वो भी विश्वास के साथ। तभी तो भूषण ज्वेलर्स को कहते हैं ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।